हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी। शुरुआत करते हैं तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है केरला के त्रिवेंद्रम शहर में नंबी नारायण जी के घर को, जहाँ पर नंबी नारायण जी का पूरा परिवार किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी नंबी नारायण जी को कुछ काम याद आ जाता है और वो अपना काम पूरा करने के लिए जा रहे होते हैं। तो तभी उन्हें रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है, तो वो भगवान का दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं। तभी वहाँ का पुजारी न्यूज़पेपर पर कुछ न्यूज़ पढ़ रहा होता है और नंबी नारायण जी को बड़े ही शक की नज़रे से देख रहा होता है। और जब नंबी नारायण जी भगवान का आशीर्वाद ले रहे होते तभी वो पुजारी अपने हाथ से उस कपूर को बुझा देता है। और वहाँ पर जब मीना यानी कि जो नंबी नारायण जी की वाइफ होती है, वो जब शादी में होती है तो वहाँ पर भी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं वहाँ के लोग। तो नंबी नारायण जी के पूरे परिवार के साथ सोसाइटी बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 19 साल बाद, जहाँ पर नंबी नारायण जी शाहरुख खान जी को एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। तो यही से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर नंबी नारायण जी विक्रम साराभाई जी के रिसर्च फैसिलिटी में बैठे होते हैं। तभी एपीजे अब्दुल कलाम जी वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी नंबी नारायण जी उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं और झट से एपीजे अब्दुल कलाम को उस एक्सपेरिमेंट के सामने से दूर कर देते हैं और वहाँ पर एक फ्लास्क बहुत ही जोर से ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया होता है। तभी वहाँ पर विक्रम साराभाई जी आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यार कुछ तोड़ना ही है तो बताकर तोड़ा करो। तभी वहाँ पर नंबी नारायण जी विक्रम साराभाई जी से बोलते हैं कि हमें अब लिक्विड प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए। तभी अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि अभी तक हमने सॉलिड्स को पूरी ठीक तरह से नहीं समझा और आप लिक्विड प्रोपल्शन की बात कर रहे हो। तभी विक्रम साराभाई जी बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ से किसी को भी आईवी लीग में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार हो तो। तभी नंबी नारायण जी एकदम स्वैग में उन्हें आईवी लीग से पढ़ने का ऑफ़र लेटर देते हैं। तभी विक्रम साराभाई जी खुश होकर नंबी नारायण जी को आईवी लीग भेज देते हैं, यानी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेज देते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर नंबी नारायण जी बैठकर एक प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तभी वो प्रोफेसर जी को बोलते हैं कि आप यह जो पढ़ा रहे हो, जो सॉफ्ट ट्यूब का कंसेप्ट होता है, वो एकदम गलत पढ़ा रहे हो। तभी प्रोफेसर उल्टा नंबी नारायण जी को बोलता है कि बुक में जो दिया है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस बुक के ऑथर से लिख कर लेके आइए कि यह गलत है। तभी वहाँ से नंबी नारायण जी को समझ में आ जाता है कि इस प्रोफेसर के अंदर पढ़कर मेरा कुछ नहीं होने वाला। तभी वो प्रोफेसर क्रोको के अंदर अपनी थीसिस कंप्लीट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रोको की वाइफ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे होते हैं। वो अपना पूरा टाइम अपनी वाइफ कंडीशन को संभालने के लिए दे रहे होते हैं। नंबी नारायण जी प्रोफेसर क्रोको के घर जाते हैं, उनसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रोको उन्हें मना कर देते हैं। तभी नंबी नारायण जी उन्हें ऑफ़र देते हैं कि वो प्रोफेसर क्रोको के घर के काम करने में हेल्प करेंगे और जो भी टाइम बचेगा उस समय में प्रोफेसर क्रोको नंबी नारायण जी को, जो कि उनकी थीसिस होती है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तभी इस बात से प्रोफेसर क्रोको मान जाते हैं और फिर नंबी नारायण जी पूरी लगन के साथ अपनी थीसिस कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। तभी वहाँ से उन्हें एक लेटर आता है, जहाँ पर लिखा होता है कि उस बुक में जो भी मिस्टेक थी, जो कि नंबी नारायण जी ने नोटिस की थी, वो आज तक किसी भी बड़े प्रोफेसर ने कैसे नोटिस नहीं की। तो इसीलिए जाकर वो अपने उस प्रोफेसर को दिखा देते हैं। तो प्रोफेसर क्रोको के अंडर जो काम उन्हें 3 साल में कंप्लीट करना था, वो अपनी मेहनत और अपने इंटेलेक्ट से 8 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोफेसर क्रोको इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो नासा को कमेंट करते हैं कि नासा नंबी नारायण जी को हायर कर ले। तभी नासा नंबी नारायण जी को एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र देती है कि वो नासा को ज्वाइन कर ले। तभी इस बात से खुश हो नंबी नारायण जी अपनी वाइफ को ये खबर देते हैं कि उन्हें नासा से ऑफ़र आया। तो उनकी वाइफ बोलती है कि आप इंडिया में जो 1 साल में कमाओगे, वो आप नासा में 1 महीने के अंदर कमाओगे। लेकिन नंबी नारायण जी इस बात को मना कर देते हैं कि मुझे नहीं ज्वाइन करना, मुझे अपने देश की सेवा करनी है। इस बात से उनकी वाइफ भी खुश हो जाती है और वो इंडिया में को ज्वाइन कर लेते हैं।
नंबी नारायण जी इसरो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसरो के पास लगने वाली जो भी उनको अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी होती है, मतलब अपनी रिसर्च में और एडवांस करना होता है, उसके पास उतने इक्विपमेंट नहीं होते। तो वो अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके सीधा चले जाते हैं स्कॉटलैंड, रोल्स रॉयल्स के सीईओ वेल क्लेवर के पास। वेल क्लेवर इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न को गिल्ट मानकर इंडिया की हेल्प करने के लिए अंदर से रेडी होता है और यहाँ पर नंबी नारायण जी 4 मिलियन पाउंड के इक्विपमेंट फ्री में, और इस बात से खुश होकर जब नंबी नारायण जी इंडिया विक्रम साराभाई जी को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विक्रम साराभाई जी की एक संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई है और अब इसरो के नए डायरेक्टर है सतीश धवन जी। तभी नारायण जी इंडिया वापस आकर सतीश धवन जी से बात कर रहे होते हैं कि उन्हें जो भी लिक्विड प्रोपल्सन की जो टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर करने के लिए इंडिया के अंदर उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो सतीश धवन जी को बताते हैं कि हमारे पास इंटेलेक्ट और अच्छे साइंटिस्ट हैं। और इस वक्त फ्रांस जो कि अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा है और उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उन्हें करोड़ों की संख्या में मैन पावर और साइंटिस्ट चाहिए। तो वो इंडिया से 52 साइंटिस्ट को फ्रांस भेज देते हैं और खुद भी उनके साथ उस टेक्निक को सीखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फ्रांस जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका सारा डेटा एक सिक्योर रूम में रखा हुआ है और वहाँ का एक्सेस इंडियन साइंटिस्ट के पास नहीं था। तभी नंबी नारायण जी नोटिस करते हैं कि जो फ्रांस का प्रपल्शन इंजन होता है उसका स्टेबिलिटी मार्जिन में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो साइंटिस्ट को बताता है कि नंबी नारायण जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए उन्हें उनके कंप्लीट डेटा का एक्सेस चाहिए होगा। तभी वो इंडिया से ग्रेट साइंटिस्ट उन्नी कृष्णन जी को फ्रांस बुलाते हैं उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। उन्नी कृष्णन जी अपनी कड़ी मेहनत से उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो जाती है कि उन्नी कृष्णन जी का सन था जो कि उसकी डेथ हो गई थी जब उन्नी कृष्णन जी फ्रांस आए थे। लेकिन इस बात को नंबी नारायण जी ने उन्नी कृष्णन जी से छुपा कर रखा था। इस बात से उन्नी कृष्णन जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जब मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उन्नी कृष्णन जी को ये बात पता चलती है। तो वो जोर से खींचकर नंबी नारायण जी को एक चाटा मारते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फिर से इंटरव्यू की तरफ, जहाँ पर शाहरुख खान जी बोल रहे होते हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमें फिर से 8 साल लगे अपना खुद का लिक्विड इंजन डेवलप करने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडिया के पास अपने इंजन्स को टेस्ट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए हमको अपना जो फर्स्ट विकास इंजन था जो कि सबसे पावरफुल इंजन था उसको टेस्ट करने के लिए हमको फ्रांस से मदद लेनी पड़ी थी। और उनकी जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी थी वहाँ पर हमने अपने विकास इंजन को टेस्ट किया था। हमारा विकास इंजन उनके वाइकिंग इंजन से बहुत ही ज़्यादा यानी 180 मिनट तक टिका था, जो कि उस समय में एक ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद भी नंबी नारायण जी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने में जुटे थे, क्योंकि अगर हमको किसी भी सैटेलाइट को अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना है तो हमें क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ती। तभी हमारे पास उतना समय नहीं था कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को स्क्रैच से डेवलप करें। तभी वो टेक्नोलॉजी नंबी नारायण जी किसी और देश से इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो चाइना और अमेरिका से तो उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ के रेट बहुत ही हाई थे और चाइना हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था जो कि था यूएसएसआर का, जो कि आज का रशिया है। रशिया हमें कम कीमत पर अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था। लेकिन जब नंबी नारायण जी यूएसएसआर के साथ अपनी क्रायोजेनिक इंजन की डील फाइनल कर रहे थे, तभी अमेरिका उन पर दबाव बना रहा था कि जो रशिया है यूएसएसआर वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को ना दे। और इस डिस्कशन के बीच में ही अचानक से जो अमेरिकन मिलिट्री होती है वो यूएसएसआर पर बहुत ही ज़्यादा हमला कर देती है। इतने मुश्किल वक्त में भी नंबी नारायण जी क्रायोजेनिक इंजन के कुछ पार्ट्स छुपते छुपाते किसी तरह से इंडिया ले आते हैं। लेकिन इंडिया आने के बाद नंबी नारायण जी को अचानक से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा होता है वो वही सीन होता है कि यहाँ से नंबी नारायण जी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा होता है कि उनके ऊपर आरोप होता है कि उन्होंने जो भी क्रायोजेनिक इंजन की
टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान को बेच दी थी, तो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब यह केस सीबीआई के अंडर चला जाता है तो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नंबी नारायण जी का उसमें कोई हाथ नहीं था। उनको बेवजह फंसाया गया था ताकि इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च ना कर दे और अमेरिका से पीछे रहे। और यहाँ पर लास्ट के सीन में देख रहे होते हैं कि नंबी नारायण जी अपनी पत्नी के साथ एक शादी अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नंबी नारायण जी के पक्ष में आता है और सभी लोग उनको फिर से अपना लेते हैं। और लास्ट के सीन में हमें रियल नंबी नारायण जी शाहरुख खान जी के साथ इंटरव्यू करते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइज यह बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी थी। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब